आज के इस वीडियो में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थियरी के आधार पर कुछ प्रॉब्लम्स लिखते हैं और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वैलेंस बॉन्ड थियरी के आधार पर ज्योमेट्री का प्रेडिक्शन तभी संभव है जब हमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पता हो कि सेंट्रल मेटल के डी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, या तो डी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पता हो या मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, तो हम उस आधार पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हम ज्योमेट्री किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल हमने यहाँ लिखा है, हमने लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। इस क्वेश्चन को हमें वैलेंस बॉन्ड थियरी के आधार पर डिस्कस करना है। क्वेश्चन ये है कि इफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnBr4 2 नेगेटिव, नाम इसका हो जाएगा टेट्राब्रोमाइड मैग्नेट 2 इज अंडर रूट 35 bm, देन प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स ये गिवन है और इस कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू दिया हुआ है। तो इस कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू दिया हुआ है और इस आधार पे हमें इस कॉम्प्लेक्स का हमें ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करना है। हमें करना क्या है, पहले तो हम इस कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं फिर से MnBr4 2 नेगेटिव चार्ज। हालांकि यहाँ इसका IUPAC नेम नहीं लिखना है, लेकिन चूंकि इस कॉम्प्लेक्स के बारे में, इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है कि राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, कि इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम क्या होगा। फिर भी हम लोग इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम लिखते हैं। यहाँ MnBr4 टेट्रा 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और इसको हम समझने के लिए मैं बता देता हूँ कि कैसे Mn+Br2 स्टेट में है, कि Br4 है और Br4 है तो Br पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है, टोटल 4 नेगेटिव चार्ज हो गया, और यहाँ ओवरऑल 2 नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब जब Mn पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा तभी यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब क्या हुआ कि Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। हमने एक पिछले वीडियो में हमने ट्रांजिशन मेटल में जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने लिखा था। और Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बाहर से लिखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 3d5 4s2। अब यहाँ हम Mn+2 स्टेट का कॉम्प्लेक्स, अगर Mn+2 स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3d5। तो ये 3d5 Mn2+ का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब Mn+2 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो हमें ये पता है कि अगर इस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन Mn की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ये कैसे, इसके साथ 4 ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, एज लिगेंड 4 ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, और ब्रोमीन जो होता है वो मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। और एक मोनोडेंटेट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर में जो उसका कंट्रीब्यूशन होता है वो 1 होता है। टोटल 4 मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, इसलिए टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया तो इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर sp3, अगर हमने ये पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो इसका जो सेंट्रल मेटल होगा उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा या dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, और अगर dsp2 है तो होगा इसकी ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि ये टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है, तो ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि जो सेंट्रल मेटल है उसमें किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, sp3 पॉसिबल है या dsp2 पॉसिबल है। अब इसकी पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए हमें ये जानना है कि ये जो 3d5 है, 3d ऑर्बिटल में जो 5d ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन है, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, और इस इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन को ही बताने के लिए इसकी मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू दी गई है। तो यहाँ हम ये लिखेंगे कि म्यू की जो वैल्यू है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है,
वो √35 bm है, और कल की टेबल में हमने बताया था कि √35 bm है, तो इसका फार्मूला होता है कि n+2 bm। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है √n+2 bm, तो ये इसकी वैल्यू √35 की है। और हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 2 के क्या होगी, 3 के क्या होगी, 4 के क्या होगी और 5 की क्या होगी। हमने एक टेबल लगा के पिछले वीडियो में बताया था। और यहाँ से मैं ये बताऊं कि उस वीडियो से अगर आप देखे होंगे तो ये पता चलेगा कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 35 bm आ रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो ये 5 और यहाँ 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हुआ कि Mn+2 के 3d में जो 5 इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो जाए। तब आप इसको लिखेंगे कैसे, Mn+2 में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d5 है, और 3d5 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 5d ऑर्बिटल है हर एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अंदर का जो 3d का जो कोई भी d वैकेंट ऑर्बिटल, कोई भी d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है। और अगर वैकेंट नहीं है तो आप यहाँ लिखेंगे, मैं इस चीज को फिर यहाँ लिखता हूं, आप लिखेंगे कि नो वैकेंट d ऑर्बिटल, नो वैकेंट d ऑर्बिटल is present, so dsp2 is not possible, dsp2 पॉसिबल नहीं होगा। और अगर dsp2 पॉसिबल नहीं होगा, दैट इज sp3 इज पॉसिबल। dsp2 पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब sp3 पॉसिबल है। और sp3 अगर पॉसिबल है तो जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से मैं करता हूं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि मैग्नेटिक मोमेंट इस कॉम्प्लेक्स के दिया हुआ है, और इस आधार पे ये कहा जा रहा है कि ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करिए, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी इसके बारे में हमें बात करनी है। हमने इस कॉम्प्लेक्स को लिखा, हमने यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट किया। ये इस कॉम्प्लेक्स को हमने लिखा, और इस कॉम्प्लेक्स में हमने Mn पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो Mn पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो Mn का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d5 4s2 होता है। Mn2+ का हो जाएगा 3d5, और अगर 3d5 हो जाएगा, फिर हम ये देखते हैं कि इस 3d5 में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, अकॉर्डिंग टू हुम्स रूल है या अगेंस्ट टू हुम्स रूल है। तो इस चीज की जानकारी हमें अभी कैसे पता चलेगा, इस चीज की जानकारी हमें कि इलेक्ट्रॉन का d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इस चीज को हम उसके मैग्नेटिक मोमेंट से डिसाइड करते हैं। यहाँ हमने ये लिख दिया है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो sp3 होगा या तो dsp2 होगा। sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल शेप होगा, और अगर dsp2 है तो स्क्वायर पेनल शेप होगा। यहाँ हमने लिखा कि चूंकि ये वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन है, गिवन दैट द मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √35 bm। तो अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट √35 bm है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मैग्नेटिक मोमेंट के करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ, चूंकि n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो पिछले टेबल में हमने बताया था कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 35 bm है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो 5 होता है। हमने यहाँ लिख दिया कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 5। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 5 है तो इसका, और इसमें टोटल 3d में 5 इलेक्ट्रॉन ही है, इसका मतलब इस 3d में जो 5 इलेक्ट्रॉन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो। इट मींस क्या कि d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन भी है, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे दिखाना है। इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू हुम्स रूल होगा। हर एक ऑर्बिटल में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद हमने यहाँ ये देखा कि चूंकि या तो sp3 होगा या तो dsp2 होगा। dsp2 होगा, इसका मतलब इनर सेल का जो d होगा
वो वैकेंट होना चाहिए, एक डी वैकेंट होना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल, कोई भी डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है। अगर कोई भी डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, और अगर ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी sp3 की होती है। हमने इसी चीज को लिखा है कि नो वैकेंट ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, नो हमने ये लिखा है no vacant orbital, no vacant d orbital is present, so dsp2 is not possible। तो dsp2 पॉसिबल नहीं है, और अगर dsp2 पॉसिबल नहीं है इसका मतलब sp3 पॉसिबल है। तो sp3 पॉसिबल है तो हमने यहाँ दिखा दिया कि sp3 पॉसिबल है, और अगर यहाँ ऊपर ही हमने लिखा है कि अगर sp3 पॉसिबल है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पॉसिबल होता है। तो ये पहले क्वेश्चन को हमने यहाँ हमने डिस्कस किया। इसी तरीके से हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, हम करते हैं कि एक क्वेश्चन हमने किया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर हमने प्रेडिक्ट किया। अब एक दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, और उस क्वेश्चन में क्या है, वो क्वेश्चन है कि निकेल +2 स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के साथ ज्योमेट्री क्या होगी। क्वेश्चन ये है, what is the geometry of Ni2 plus complex with coordination number 4 and 6। Ni2 plus का ज्योमेट्री क्या होगा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो या 6 हो। अब हम एक चीज देखते हैं, यहां से मैं इसको सॉल्व करता हूं। सॉल्व करने में ये देख लेता हूं कि Ni2 प्लस की बात है तो हमें पता है कि Ni का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d8 होता है। तो Ni2 प्लस का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हो जाएगा 3d8 हो जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, 3d8 होगा। अब जब ये 3d8 होगा तो अब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, तो अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम 4 लिखते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो sp3 होगा या तो dsp2 होगा। अब sp3 कब होगा, जब कोई भी वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये sp3d पॉसिबल तब होगा जब ये 3d8 में, अब हम 3d8 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 तरीके से हो सकता है। एक तरीका ये है कि जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उसमें अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये हो गया अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। ये अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल हो गया। अब हुन्स रूल के अकॉर्डिंग अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो यहाँ कोई भी वैकेंट डी का कोई भी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब नो वैकेंट डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। और अगर कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा, और sp3 के अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल होगा। ये जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगा। इसी तरीके से हम दूसरा करते हैं, कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो एक दूसरी पॉसिबिलिटी है dsp2 की, और dsp2 की पॉसिबिलिटी तब होगी जब ये 3d8 में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट टू हुन्स रूल हो। हुन्स रूल के अगेंस्ट होगा 1 2 3 4 5। इसमें क्या हो गया, अगर अगेंस्ट टू हुन्स रूल है तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हम दिखा लेते हैं। हर ऑर्बिटल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। यहाँ हो गया यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है, अगेंस्ट टू हुन्स रूल है, और अगेंस्ट टू हुन्स रूल है तो यहां मैं देख रहा हूं कि यहां एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये 3d है और 4s है, 1 2 3
ये 4s है, ये 4p है, तो 1 2 3 4, और यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो इसका मतलब अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो यहाँ जो ज्योमेट्री होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि Ni2+ का जो कॉम्प्लेक्स होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन 3d8 होगा। 3d8 होगा तो अब दो पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि 3d में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर अकॉर्डिंग टू हुम्स रूल है तो नंबर कोई दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होगा। जब कोई वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होगा तो एक पॉसिबिलिटी बचती है sp3 की, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ इसका टेट्राहेड्रल शेप होगा। दूसरा ये है कि अगर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट टू हुम्स रूल होगा तो दो इलेक्ट्रॉन 2 2 2 2 इलेक्ट्रॉन, एक वैकेंट ऑर्बिटल है, एक डी वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, और एक डी वैकेंट ऑर्बिटल हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो dsp2 होगा, और अगर dsp2 होगा तो जो शेप होगा वो स्क्वायर प्लेनर शेप का होगा। तो इस तरीके से हमने ये बताया कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो ज्योमेट्री दो तरह की हो सकती है। टेट्राहेड्रल तब होगा जब अकॉर्डिंग टू हुम्स रूल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और ये तब पॉसिबल होगा जब अगेंस्ट टू हुम्स रूल होगा। अब एक चीज और यहाँ डिसाइड करना है कि अगर अगेंस्ट टू हुम्स रूल होगा, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ज्योमेट्री होगा, तो मतलब इस कंडीशन में जो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी वो क्या हो जाएगी, डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। बट यहाँ जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू हुम्स रूल है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस केस में जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वो होगी पैरामैग्नेटिक होगा। ये इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो पैरामैग्नेटिक होगी। तो इस तरीके से दो पॉसिबिलिटी है। Ni2+ अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है तो टेट्राहेड्रल शेप होगा और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, और स्क्वायर प्लेनर अगर ज्योमेट्री होती है तो डायामैग्नेटिक होगा। इस तरीके से हमने यहाँ ये बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ दो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, उनकी ज्योमेट्री क्या क्या पॉसिबल है, और फिर हमने ये बताया कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और ज्योमेट्री के बारे में हमने एक्सप्लेन किया। अब हम दूसरा चीज ये करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमने चूंकि इसमें लिखा है क्वेश्चन में कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो क्या होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो होता है d2sp3 होता है या sp3d2 होता है। दो पॉसिबिलिटी है, मतलब क्या हुआ कि अगर अंदर वाले दो d ऑर्बिटल खाली हैं तो d2sp3 है, अगर बाहर वाले दो d खाली हैं, अगर कोई अंदर का d खाली नहीं है तो sp3d2 पॉसिबल होगा। दोनों परिस्थितियों में जो शेप होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है, बट दोनों की प्रॉपर्टीज जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में डिफरेंट हो सकता है। अगर हम 3d का जो डिस्ट्रीब्यूशन करें, 3d ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो अगर अकॉर्डिंग टू हुम्स रूल करें तो 3rd 4th एंड 5th 6th 7th एंड 8th ये पहला डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होगा। तो अगर ये हुम्स रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो हुम्स रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, अगर हुम्स रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है तो यहाँ चूंकि कोई d खाली नहीं है, और जब कोई d खाली नहीं है तो ये हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ऑक्टाहेड्रल शेप होगा, और ऑक्टाहेड्रल शेप के साथ जो ज्योमेट्री होगा, क्योंकि इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर निकिल के d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो अकॉर्डिंग टू हुम्स रूल है तो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल होगा और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। बट दूसरा केस में अगर ये देखता हूं कि दूसरा केस ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट टू हुम्स रूल हो रहा है, अगर अगेंस्ट टू हुम्स रूल होता है तो फिर हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो केवल एक डी
वैकेंट है और एक डी नहीं चाहिए, हमें 2 डी चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, ये है अगेंस्ट हुम्स रूल। अगर अगेंस्ट हुम्स रूल है तो भी D2sp3 पॉसिबल नहीं है। D2sp3 इज नॉट पॉसिबल। अगर D2sp3 पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ Ni2+ के कॉम्प्लेक्स में केवल एक ज्योमेट्री पॉसिबल है, वो है sp3d2। इट मींस अगर Ni2+ स्टेट में है और विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होती है और वो पॉसिबिलिटी होती है sp3d2 और इसके साथ जो शेप होगा वो इसकी जो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल होगी और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। दूसरी चीज जो चूंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का होगा। तो हम ये कह सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाई Ni2+ with coordination number 4 only outer orbital complex is possible with paramagnetic character, D2sp3 या inner orbital complex is not possible। तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो लेक्चर में 2 क्वेश्चन बताया। एक क्वेश्चन हमने पहला बोला, दूसरा क्वेश्चन हमने ये बोला कि Ni2+ अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में होता है तो ज्योमेट्री क्या क्या पॉसिबल है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या पॉसिबल है। तो 6 में 2 पॉसिबिलिटी होती है, बस निकल के केस में Ni2+ के केस में केवल एक ज्योमेट्री पॉसिबल है और वो है sp3d2। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स केवल पॉसिबल है विद पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे। ये वीडियो निश्चित रूप से जो दोनों क्वेश्चन हमने किया है, इस दोनों क्वेश्चन को आप समझें, बार बार देखें। अगर कहीं आपको ये लगता है कि ये वीडियो या इसमें जो 2 प्रॉब्लम्स हमने 2 क्वेश्चन बताया वो अगर नहीं समझ में आ रहा है, निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में इस प्रॉब्लम्स को अपने लिखें, मैं उसका सलूशन देगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे तरह के क्वेश्चन लेकर के उपस्थित होते हैं। और अगर ये वीडियो, इस तरह के जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।